पिछले क्लास में हम लोगों ने बीएसटी में पढ़ा था सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी व्यावसायिक वित्त के स्रोत। किसी भी बिजनेस को करने के लिए हमें पूंजी या धन की आवश्यकता होती है, तो उसके क्या क्या सोर्स हैं। तो उस क्रम में हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले तो मीनिंग देखा था कि बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या है। इसके बाद हम लोग देखे थे कि बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या होता है, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि सभी व्यावसायिक क्रियाओं का आधार होता है। बेसिस ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़, डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज ऑफ बिजनेस, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग, और देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस कई प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि किसी बिजनेस को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए बिजनेस फाइनेंस ज़रूरी होता है, व्यवसाय को चलाने के लिए और व्यवसाय को भविष्य में विकास करने के लिए, फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। चौथा नंबर हम लोग पढ़े थे फॉर इंक्रीजमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, और फॉर फेसिंग रिसेशन, मंदी काल का सामना करने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सोर्स ऑफ बिजनेस फिनांस, बिजनेस फिनांस के क्या क्या सोर्स होते हैं। तो इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, ऑनर फंड और बोरोड फंड, यानी स्वामित्व कोष और उधार लिया गया कोष। इसमें हम पढ़े थे 6 तरह का पढ़े थे कोष फंड, जिसमें हम लोग ऑनर्स फंड में पढ़े थे इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। और बोरोड फंड में हम लोग देखे थे कहीं से इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक पढ़े थे हम लोग। और इसके बाद पब्लिक डिपॉजिट पढ़े थे, ट्रेड क्रेडिट पढ़े थे, और आईसीडी, इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट। फिर इसका डिटेल भी हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद हम लोग कहाँ तक देखे थे, ऑनर्स कैपिटल का इंट्रोडक्शन देखे थे, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि स्वामित्व पूंजी या ऑनर्स कैपिटल का अर्थ व्यवसाय के स्वामी के द्वारा लगाई गई पूंजी के साथ साथ संचित लाभ यानी रिटेन्ड अर्निंग के साथ है, जैसे समता अंश और संचित लाभ। ऑनर्स फंड रेफर्स टू द फंड कंट्रीब्यूटेड बाय ऑनर्स एज वेल एज द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल में इक्विटी शेयर और रिटेन्ड अर्निंग। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑनर्स फंड का क्या क्या फीचर्स होता है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि सोर्स ऑफ परमानेंट कैपिटल, यानी ये अस्थाई पूंजी का स्रोत है। दूसरा हम लोगों ने देखा था प्रोविजन ऑफ रिस्क कैपिटल, यानी कि ये ऑनर्स कैपिटल एक ऐसा कैपिटल होता है जिसमें हम बड़ा से बड़ा रिस्क ले सकते हैं, जोखिम सह सकते हैं। तीसरा नंबर, इस तरह का फंड इकट्ठा करने के लिए किसी सिक्योरिटी या सुरक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं हमको कोई सोना चांदी ज्वेलरी सब गिरवी रखना नहीं पड़ता है। और चौथा फीचर्स था कि द ऑनर्स फंड कंप्राइजेस ऑफ शेयर कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, या शेयर कैपिटल या संचित लाभ से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद हम लोगों ने बोरोड फंड का इंट्रोडक्शन देखा था। बोरोड फंड रेफर्स टू द बोरोविंग ऑफ द फर्म, इट इंक्लूड्स ऑल फंड अवेलेबल बाय वे ऑफ लोन और क्रेडिट। उधार कोष फर्म की उधार को बताता है, इसमें ऋण के माध्यम से उपलब्ध कोष को शामिल किया जाता है, यानी हम कहीं से कर्ज या उधार लेते हैं, वो हमारा फंड उधार फंड होता है। इसके बाद 9वां नंबर में हम लोग बोरोड फंड का फीचर देखे थे। इसमें हम लोग को देखना था कि बोरोड फंड किसी फिक्स टाइम के लिए होता है। इसके लिए हम अपनी कंपनी के एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी गिरवी रख करके और तब पैसा लेते हैं। बोरोड फंड में हमको रेगुलर इंटरेस्ट देना पड़ता है, और समय पूरा होने पर हमको फिक्स टाइम पीरियड के अंदर में हमको प्रिंसिपल अमाउंट भी देना पड़ता है। और कंट्रोल, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बोरोड फंड के जो होल्डर होते हैं, सिक्योरिटी होल्डर, उनको कोई हक नहीं होता है बिजनेस में कंट्रोल का। और 5वां हम लोगों ने ये देखा था कि उधार ली गई पूंजी का स्रोत क्या क्या होता है। तो इसमें सोर्स आपका जो है
पब्लिक डिपॉजिट वगैरह होता है और क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, ये सब होता है। इसके बाद 10वां नंबर में हम लोग देखे थे कि ऑनर्स फंड और बोरोड फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें हम लोग देखे थे कि ऑनर्स फंड जो होता है वो ऑनर का कैपिटल होता है, यानी इक्विटी शेयर हो गया या ऑनर फंड हो गया, साथ में रिटेन्ड अर्निंग हो गया। बोरोड फंड क्या होता है, किसी इंस्टीट्यूशन द्वारा लिया गया उधार या बैंकों द्वारा लिया गया उधार होता है। ऑनर्स फंड से हमको परमानेंट कैपिटल प्राप्त होती है, लेकिन बोरोड फंड से कुछ समय के लिए कैपिटल प्राप्त होती है। ऑनर्स फंड को के लिए किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जनरली बोरोड फंड को लेने के लिए हमको अपनी कंपनी की फिक्स एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी रखना पड़ता है। ऑनर्स फंड में जो ऑनर्स होते हैं या जो सिक्योरिटी होल्डर होते हैं उनका कंट्रोल होता है हमारी कंपनी पर, लेकिन बोरोड फंड में होल्डर्स का कोई कंट्रोल नहीं होता है। ऑनर्स फंड का एग्जांपल में आपका आ सकता है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर और आईडीआर। और बोरोड फंड में आपका एग्जांपल में आ सकता है इशू ऑफ डिवेंचर, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट हो गया, पब्लिक डिपॉजिट, ये सब सारा आता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोगों को ये देखना है कि इशू ऑफ शेयर, जो ऑनर्स कैपिटल में इशू ऑफ शेयर था उसमें हम लोग को देना था, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे इसमें मीनिंग ऑफ शेयर। तो शेयर इज द स्मॉल यूनिट विच ऑनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड। शेयर हमारे ऑनर्स कैपिटल का एक छोटा सा इकाई या टुकड़ा होता है जिसमें हमारी ऑनर्स कैपिटल डिवाइड यानी बटी होती है। कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी दो प्रकार का शेयर इशू कर सकती, इक्विटी शेयर जिसको समता अंश कहते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर जिसको हम पूर्वाधिकार अंश कह सकते हैं। इक्विटी शेयर का डिफिनेशन क्या था कि इक्विटी शेयर वह शेयर है जिनको कोई स्पेशल राइट नहीं होता है, ना तो डिविडेंड के लिए स्पेशल राइट होता है, ना ही उनका कैपिटल का रीपेमेंट का कोई स्पेशल राइट होता है। हाँ, अब आ जाइए कि इसका फीचर्स क्या होता है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का सबसे बड़ा फीचर ये होता है कि ये प्राइमरी रिस्क बियरर होते हैं, यानी प्राथमिक जोखिम वाहक। सबसे बड़ा रिस्क ये सहन करते हैं क्योंकि इन्हें ना तो डिविडेंड की प्राथमिकता होती है, लाभांश की प्राथमिकता होती है, और ना ही इनको अपना कैपिटल ही वापस पाने की प्राथमिकता होती। तो बहुत बड़ा रिस्क लेके चलते हैं। क्लेम ओवर रेसिडुअल इनकम, हम लोग पढ़े हैं कि जब कंपनी में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देने के बाद, सप्लायर को पेमेंट करने के बाद और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो पैसा बचता है वो बचे हुए पैसे में से इनको पेमेंट किया जाता है। इसलिए कहना बिल्कुल सही है कि अवशिष्ट आय पर ही इनका क्लेम होता है या दावा होता है, यानी बची हुई इनकम पर ही ये बेचारे क्लेम कर सकते हैं। सभी को लाभ देने के बाद जो पैसा बचता है उसी के लिए ये क्लेम करते हैं। तो रेसिडुअल इनकम पर ही इनको मिलता है। अब अगला पेज में हम लोग देखते हैं, ये तो हाँ, अगला पेज में कंट्रोल का हमको देखना है। इक्विटी शेयर होल्डर का कंपनी पर कंट्रोल होता है क्योंकि इक्विटी शेयर कंपनी के असली मालिक होते हैं और इनको वोटिंग का भी राइट होता है। हायर प्रॉफिट, इनका अगला विशेषता है कि इनको उच्च लाभांश मिलता है, यानी कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है और डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलता है। इनको देने के बाद, सप्लायर को पेमेंट करने के बाद जो कुछ भी बचता है प्रॉफिट, वो सारा का सारा इक्विटी शेयर ही इंजॉय करते हैं उस प्रॉफिट को। इसके बाद अगला इनका फीचर्स है परमानेंट कैपिटल। इक्विटी शेयर से जो भी कैपिटल हमको मिलता है वो परमानेंट कैपिटल होता है, लंबे समय के लिए होता है। इसका हम यूज लंबे समय तक के लिए कर सकते हैं। अब आज हम लोगों को देखना है मीनिंग ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है?
तो प्रेफरेंशियल शेयर वह शेयर होता है जिसको इक्विटी शेयर के पहले लाभांश मिलता है और उनको पूंजी प्राप्त करने की भी प्राथमिकता होती है। प्रेफरेंशियल शेयर आर दोज शेयर which get preferential over equity share in respect to the payment of dividend and the repayment of invested amount during wind up। यानी इनको अपना पूंजी भी प्राप्त करने का प्राथमिकता होता है वाइंड अप के दशा में, कंपनी की समाप्ति की दशा में, और इनको डिविडेंड पर भी पहला हक होता है। अब आइए यहाँ से हम लोग देखेंगे आगे का फीचर्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का क्या फीचर है? तो पहला नंबर, इनको फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, लाभांश की निर्धारित दर होती है। दूसरा, नो सिक्योरिटी, जमानत की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जमानत की आवश्यकता का मतलब यह होता है कि कंपनी को प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर से पैसा लेने के लिए कोई सिक्योरिटी रखने की ज़रूरत नहीं होती है। तीसरा विशेषता होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं होता है। चौथा नंबर होता है कि प्रेफरेंशियल शेयर से पूंजी कलेक्ट करने में ज़्यादा लंबा अमाउंट यानी लार्ज अमाउंट कलेक्शन करने में सुविधा होती है, क्योंकि ये कंपनी के कंट्रोल में कोई भाग लेते नहीं हैं, इसलिए इससे ज़्यादा मात्रा में पूंजी इकट्ठा करने में कोई डर भी नहीं होता कंपनी को। नो फिक्स लायबिलिटीज़। नो फिक्स लायबिलिटीज़ का अर्थ यह होता है कि कंपनी यदि प्रेफरेंशियल शेयर के थ्रू कैपिटल जनरेट करती है तो उसको कोई स्पेशल लायबिलिटीज़ नहीं होती है। अगर कंपनी में बेनिफिट होता है, लाभ होता है, तभी इनको अर्निंग के दशा में ही प्रॉफिट देने की ज़रूरत है। अर्निंग नहीं होगी तो प्रॉफिट देने की इनको कोई आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कोई लायबिलिटीज़ बनता ही नहीं है। तो ये भी इसका फीचर्स हो गया। अगला पेज में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर के बीच में डिफरेंस बताया गया है, इक्विटी और प्रेफरेंशियल। तो देखिए, इक्विटी शेयर वे शेयर होते हैं जो जनरली लो कॉस्ट के होते हैं, यानी कि कम रेट के होते हैं। इनका फेस वैल्यू जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इनका फेस वैल्यू थोड़ा हाई होता है। पहला हो गया। दूसरा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को डिविडेंड पेमेंट करने के बाद मिलता है, और इसका उल्टा कर दीजिए, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इक्विटी के पहले डिविडेंड मिलता है। इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट होता है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को वोटिंग का राइट नहीं होता है। चौथा नंबर फीचर्स है, एट द टाइम ऑफ वाइंड अप द इक्विटी शेयर होल्डर आर रिफंडेड ओनली आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर आर पेड। जब कंपनी समाप्त होने वाली होती, बंद होने वाली होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को तभी पैसा मिलता है जब प्रेफरेंशियल वालों को पेमेंट हो चुका होता है। इसका उल्टा यहाँ आ जाइए, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को अपनी पूंजी और डिविडेंड पाने का पहला अधिकार होता है। और पांचवा नंबर में, द इक्विटी शेयर आर नेवर रिडीम्ड और पे बैक। इक्विटी शेयर होल्डर को कोई भी पेमेंट नहीं होता है, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को यदि पैसा कंपनी के पास रहता है तो सारा पेमेंट क्लियर कर दिया जाता है। तो ये इक्विटी और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर में डिफरेंस होता है। अब अगला पेज है रिटेन्ड अर्निंग का, हम लोग को इंट्रोडक्शन देना। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, जिसको हम लोग संचित लाभ बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी बोल सकते हैं हम। ये भी एक प्रकार का ऑनर्स फंड है, यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। तो रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड टैक्सेस। इट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वह प्रॉफिट है जो एक प्रकार का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, वह लाभांश जो अभी बांटा नहीं गया है। इस रिटेन्ड अर्निंग का प्रयोग हम कंपनी के एक्सपेंशन में कर सकते हैं, कंपनी को बढ़ाने में कर सकते हैं, कंपनी के ग्रोथ में कर सकते हैं। अब रिटेन्ड अर्निंग का फीचर क्या होता है, तो पहला होता है कि ये एक सिक्योर्ड, इसमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है। रिटेन्ड अर्निंग में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये ऑनर का फंड होता है,
इसका यूज़ आप बिजनेस के सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। बिजनेस में बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। जब कंपनी को बहुत ज़रूरी हो जाती फंड की और फंड जुटा पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है और फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और दूसरे स्रोत से फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो रिटेन्ड अर्निंग का सहारा लिया जाता है। इससे इस फंड का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं मुसीबत के समय में। इसके बाद इसी चीज़ को हम लोग और डिटेल में, और इसका फीचर क्या होता है तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि नए नए इनोवेशन के कामों में करने के लिए, इनोवेशन मतलब नया रिसर्च का काम करना है, हमको नवीनीकरण करना है, नया प्रोजेक्ट बैठाना है, तो वहाँ पर ये फंड हमको बहुत काम आता है। इसके बाद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये जो मेरा रिटेन्ड अर्निंग है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। लंबे समय के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। इसके बाद कन्वर्सन इन द ओनरशिप फंड, रिटेन्ड अर्निंग को ओनर्स फंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और नो इंटरफेरेंस, रिटेन्ड अर्निंग एक ऐसा अर्निंग है जिसको अगर हम कैपिटल के रूप में हम यूज़ करते हैं तो इसका कोई प्रभाव, कोई इंटरफेरेंस हमारे बिजनेस पर नहीं पड़ता है, इसलिए भी ये बहुत सुरक्षित माना जाता है। अब आइए एक जीडीआर के बारे में हम लोग पढ़े थे। व्हाट इज़ जीडीआर? तो जीडीआर को बोलते हैं हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये भी ऑनर्स फंड होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जीडीआर का मतलब आप समझ लीजिए, इसका मीनिंग होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये इशू किया जाता है अगेंस्ट द इशू ऑफ इक्विटी शेयर इन द ग्लोबल मार्केट। पूरे ग्लोबल मार्केट में जो इक्विटी शेयर इशू होता है उसको परचेज करके उसका रिसिप्ट जो होता है वो मेरा जीडीआर होता है। दीज आर इनडायरेक्ट इक्विटी ऑफरिंग। द इक्विटी शेयर इशूड अगेंस्ट जीडीआर आर हेल्ड बाय एन इंटरनेशनल बैंक। इसे एक इंटरनेशनल बैंक द्वारा इशू किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग डिपॉजिटरी कंपनीज भी कह सकते हैं। ए डिविडेंड नोटिस रिपोर्ट इत्यादि के रिगार्डिंग इसको इशू किया जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन जीडीआर के थ्रू जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको कोई वोटिंग का राइट नहीं होता है। द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दिस शेयर इज़ इन डॉलर, ये विदेशी मुद्रा में होते हैं। तो ये जीडीआर का हो गया। अब इसके बाद जीडीआर के बाद आप आ जाइए, जीडीआर का फीचर क्या होता है। तो कैपिटल कलेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ जीडीआर इज़ इन फॉरेन करेंसी, ये इसका पहला फीचर है कि फॉरेन करेंसी में होते हैं। दूसरा इसका फीचर्स होता है कि द इशू प्राइस ऑफ जीडीआर इज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स। इसका जो प्राइस फिक्स होता है वो इन्वेस्टर्स के रिस्पॉन्स के हिसाब से फिक्स होता है। नो वोटिंग राइट आर गिवन टू द होल्डर ऑफ जीडीआर, जीडीआर के होल्डर को कोई वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जीडीआर आर ईजिली ट्रांसफरेबल एट द स्टॉक एक्सचेंज, इसको ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू इशू जीडीआर वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज़। पहली कंपनी जिसने जीडीआर इशू किया था वो रिलायंस कंपनी थी। इसके बाद आपका पेज नंबर 22 में आईडीआर, जिसको बोलते हैं इंडियन इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। आईडीआर इज ऑल्सो लाइक जीडीआर एक्सेप्ट दैट इट इज़ इशूड टू सिटीजन ऑफ इंडिया। आईडीआर भी जीडीआर की तरह ही होती है, लेकिन यह भारतीय नागरिक को इशू किया जाने वाला एक रिसिप्ट है। थ्रू आईडीआर फॉरेन कंपनीज राइज फंड फ्रॉम इंडियन मार्केट। इसके थ्रू फॉरेन कंपनियां इंडियन मार्केट से फंड जनरेट करती हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या होता है, वैसी कौन कौन सी कंपनियां जो जीडीआर इशू कर सकती हैं। तो पहला नंबर वैसी कंपनी जिसकी जो कि होम कंट्री, द इशूइंग कंपनी मस्ट बी लिस्टेड इन इट्स होम कंट्री।
तो वैसी कंपनी जो होम कंट्री में लिस्टेड हो। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात है कि इट हैज़ नेट टेंजिबल एसेट्स एट लीस्ट 3 करोड़ इन 3 ईयर कंटिन्यूसली। लगातार 3 वर्षों में उसकी टेंजिबल एसेट्स 3 करोड़ होनी चाहिए और उसका नेट वर्थ जो है 1 करोड़ रुपया होनी चाहिए लगातार 3 साल तक नेट वर्थ। अब इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे इसका रिजर्वेशन ऑफ आईडीआर इशू। आईडीआर का रिजर्वेशन क्या होता है, तो देखिए जितना भी आईडीआर इशू होता है उसका 50% जो है वो इंस्टीट्यूशनल बायर लेते हैं, 30% रिटेलर लेते हैं और बाकी जो बचे 20% ये हमारे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग इसको बाई करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे बोरोड फंड। बोरोड फंड में हम लोग सबसे पहले आते हैं ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। एक तरह का शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। तो ट्रेड क्रेडिट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट वेयर ए मैन्युफैक्चरर इज ग्रांटेड क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। जैसे मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, ठीक है, और आप कहीं सप्लायर से कुछ रॉ मटेरियल खरीदते हैं तो इनको भी तो कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ता है। तो सपोज मान लीजिए कि 3 महीने के लिए आप 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल ले रहे हैं। अब 1 लाख रुपया तो आपको देना पड़ेगा इसको, लेकिन ये सप्लायर जो है वो आपको 3 महीने का टाइम दे दिया। तो ये जो टाइम मिला ना, ये जो उधार आपको मिला, इसको ट्रेड क्रेडिट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सप्लायर अलाउ देयर कस्टमर टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन ए क्रेडिट पीरियड। सप्लायर लोग कुछ टाइम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। जनरली द ड्यूरेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट 3 मंथ टू 6 मंथ। शॉर्ट टर्म के लिए फैसिलिटी ये होती है, तो इसको हम लोग ट्रेड क्रेडिट के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारे जो सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, वो हमको कुछ फैसिलिटी देते हैं कुछ दिनों के लिए, वो हमारा ट्रेड क्रेडिट होता है। अब ट्रेड क्रेडिट का फीचर क्या होता है, आइए पहला नंबर देखते हैं। तो पहला रेडली अवेलेबल, ये हमेशा अवेलेबल होते हैं आपको क्रेडिट देने के लिए। फ्लेक्सिबल, इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। नो फ्लोटेशन कॉस्ट, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। इंक्रीज इन प्राइस, हाँ, लेकिन इसका एक विशेषता है कि कुछ सप्लायर उधार देने के एवज में कमोडिटी या सेवाओं का प्राइस बढ़ा देते हैं। लीगल एक्शन, एक और कमी भी है कि इन ट्रेड क्रेडिट कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड क्रेडिट लेने के चक्कर में बायर लोग जो प्रोमिसरी नोट देते हैं उसमें सिग्नेचर करके रखते हैं, और अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो सप्लायर उनके ऊपर लीगल एक्शन भी ले सकता है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है, ये थोड़ा सा कमी है ट्रेड क्रेडिट का। तो ये फीचर्स हो गया ट्रेड क्रेडिट का। अब पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है इसके बारे में समझिए। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है, तो मीडियम टर्म फाइनेंस होता है। मतलब मीडियम टर्म का मतलब होता है, मिडिल टर्म मतलब 6 महीना से 3 साल तक का पैसा पब्लिक से ले सकते हैं। पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू अनसिक्योर्ड डिपॉजिट इनवाइटेड फ्रॉम द पब्लिक। ए कंपनी विशिंग टू इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स। जब किसी कंपनी को पब्लिक से पैसा लेना होता है तो न्यूज़पेपर के माध्यम से इश्तिहार या एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हम एक कंपनी खोल रहे हैं, इसमें आप पैसा लगाइए। तो उसके थ्रू पब्लिक लोग अपना पैसा डिपॉजिट करता, बदले में इंटरेस्ट लेता है। इसको हम लोग पब्लिक डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। अब आइए अगला पेज में हम लोग देखते हैं इसका फीचर्स क्या होता है। तो इसका फीचर्स ये होता है, पहला, ये अनसिक्योर्ड लोन होता है। कंपनी यदि पैसा नहीं चुका पाती है तो इसके लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसका कोई मॉर्गेज भी एसेट्स का नहीं रखाता है। टाइम पीरियड होता है, ये एक निश्चित टाइम के लिए होता है, तो 6 महीना से लेकर के 3 साल तक का ड्यूरेशन होता है। तीसरा नंबर, फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। ज़्यादातर हम अपना वर्किंग कैपिटल के लिए ही इस तरह का पब्लिक डिपॉजिट से पैसा हम लोग लेते हैं, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए। और चौथा इसका फीचर है इकोनॉमिकल। ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता है, इकोनॉमिकल होता है,
ठीक है। इसका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, डिबेंचर की तुलना में थोड़ा कम होता है, लिमिटेड अमाउंट। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा कमी है कि इसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपने टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल का 25% ही पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा कमी होता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखें, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, यहाँ तक तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग ये पढ़े रिटेन्ड अर्निंग और इसका फीचर्स पढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़े थे रिटेन्ड अर्निंग का फीचर इस पेज नंबर में। 20 नंबर में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट पढ़े, जिसको जीडीआर हम बोलते हैं। इसके बाद हम फीचर्स पढ़े थे जीडीआर का। फिर आईडीआर पढ़े थे, आईडीआर का भी फीचर पढ़े। बोरोड फंड पढ़े, बोरोड फंड के बाद हम फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट पढ़े। पब्लिक डिपॉजिट और पब्लिक डिपॉजिट का फीचर पढ़े।